डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर ख़जाना, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, आपसे पहले भी जब बजट अनाउंस हुआ उसके बाद भी हमने आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया आपका, तो एक दो और चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल भी इकोनॉमिक सर्वे के वक्त उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 10.5% है, हमें इसको 14% तक लेके जाना है। अच्छा, मेरे ख्याल से 20 साल से तो मैं भी बजट कवर कर रहा हूँ, जुनैद साहब भी कर रहे हैं, ये 9-10% से हम आगे बढ़ नहीं सके हैं और इसमें हम 3-4 IMF प्रोग्राम में भी जा चुके हैं। और मैं जब इंडिया की मिसाल दी जाती है कि देखें वहाँ पे 18% है, तो इसका ब्रेकअप बड़ा सिंपल है। वहाँ पे तकरीबन स्टेट्स से जो हमारे यहाँ सूबे हैं 7% आता है, 11% फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। हमारे यहाँ जो सूबे हैं वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पर माजरत के साथ माजी में IMF का भी कोई खास फोकस नहीं रहा है। अब उन्होंने जो है ज़्यादातर प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना शुरू किया है, सरप्लस टारगेट वो सेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है एग्रीकल्चर टैक्स के लिए बिल्स लेकर आएँ। तो अब आपको लग रहा है कि हम उस सिमत में आगे बढ़े जहाँ पे सूबे से भी टैक्स कलेक्शन होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, सर्विसेज में हो, एग्रीकल्चर में हो, जिसकी वजह से हम 10% से उठकर 14% ऑफ टैक्स टू GDP पर आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरफ हम जरा भी जा रहे हैं। लेकिन ये जो साइकिल चलती है 10%, 10.5%, फिर 8.5-9%, इसकी वजह ये होती है कि हर 10 साल बाद GDP रीस्टेट होती है। जब GDP रीस्टेट होती है और हम GDP बढ़ा लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस साल जो है वो परसेंटेज 10 से 9.5 आ जाती है। फिर उसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते करके 10, 10.5 आते हैं, फिर GDP रीस्टेट हो जाती है। देखिए, सच्ची बात यह है कि 23% ऑफ पाकिस्तान की GDP जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, उसको आप टैक्स नहीं करते। 50% आपकी सर्विसेज है जिसमें 30% तो हुकूमत है, वो भी टैक्स नहीं होती है। तो आपके पास तो टैक्स तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही है ना, आप मैन्युफैक्चरिंग पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिटेल सेक्टर है उस पर भी बहुत कम ना होने के बराबर टैक्स है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही टैक्स कर रहे हैं। तो जो आरिफ हबीब साहब बात कर रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान में टैक्स रेट ज्यादा है, वो सही कह रहे हैं। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर 61% टैक्स है, जिसको आप मैं माजरत चाहता हूँ 60.5% हो गया है। अब उन्होंने 0.5% जो है वो मेहरबानी फरमाइए, सुपर टैक्स में कम किया जी। जिनमें 50 करोड़ रुपए की इनकम कम है, वो भी नहीं छोड़ा कि जिसकी 50 करोड़ रुपए की इनकम कम है उसको भी गुना पूरा कर दिया। मतलब ये मजाक ही करिए, सीरियसली ये ना ही करते तो मेरे ख्याल से शायद मुनासिब होता। तो ये कहना कि हम जाले जाएंगे और अपना टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाएंगे, तो भाई आप जिसको टैक्स कर रहे हैं, जो आपकी जो डोमेन है वो तो बढ़ाओ। आप एग्रीकल्चर के ऊपर तो टैक्स नहीं करते। इस साल भी आपने IMF से वादा किया था, लेकिन फिर आपने नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ कानून पास किया और वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। उसके बाद आपने पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम निकाली, मेरे ख्याल से 30 से 40 लाख रुपया जमा किया है 56 अरब के टारगेट के सामने। आप 120 रुपया रोज का एक मोटरसाइकिल वाले से लेने के लिए तैयार हैं, जो 1 लीटर पेट्रोल लेता है उस लेवी और कस्टम ड्यूटी के तहत। लेकिन आप 1 करोड़ की दुकानदार से जो है वो 3,000 रुपए महीने का टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है ना, कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है कि ना उसने टैक्स लेना, फिर ये टैक्स लेके करना क्या है। अगर ये टैक्स लेकर आपने MNA और MPS को दे देने कि तुम अपने गलियों में नालियां लगाओ, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोजेक्ट्स करो और उसमें 20-25% कम से कम से लेकर 80% तक फुट दो, तो इस टैक्स का क्या फायदा है। अगर आप हुकूमत के जारी अखराजात इस बार जब आपने 17% बढ़ा दिए, जब आप खुद फरमा रहे हैं कि अफराद ज़र जो है वो 5% से कम है, तो किस बहाने से आपने 17% रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। एक क्लैरिटी देगा, क्योंकि अभी दोबारा ये बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 4.5 लाख हमने रिटेलर्स को रजिस्टर किया है, और ये बात दुरुस्त है, नंबर्स हम भी देख रहे होते हैं ताजे दोस्त स्कीम के। वो कह रहे हैं ये कंपोनेंट था, वहां से आप कहते हैं कि 40-50 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। लेकिन इज इट ट्रू? क्योंकि उन्होंने दो बातें की, एक तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, फिर वो कह रहे हैं सेल्स टैक्स में 47% का इजाफा हुआ है। ऑल्दो जो टारगेट था सेल्स टैक्स का वो हमने 1,000 अरब रुपए से मिस किया है। इसमें ये बात समझ लें कि पाकिस्तान में 25 लाख से ज्यादा दुकानदार हैं सिर्फ NTDC के सिस्टम में। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का अलग सिस्टम है, तो 30 लाख दुकानदार हैं। 4 लाख का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 15% दुकानें रजिस्टर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने शुरू में ताजिर दोस्त स्कीम निकाली थी तो आपने कहा था कि 50,000 रुपया महीना भी हम दुकान से महीने का लेंगे। मतलब जैसे कि MA जिन्ना रोड पे आपने कहा 50,000 रुपए, वहां पे आपने इस चीज की तमीज नहीं की थी कि एक तो घड़ी बेचने वाला होता है, लेकिन साथ में एक फोटो कॉपी वाला भी होता है जो 50,000 नहीं देता। फिर जब आपको प्रेशर आया तो आपने निगोशिएट करा कि अच्छा 1,000 रुपए दे दो साल के, सॉरी 1200 रुपए साल के दे दो तो हम काफी हैं। वो 1200 रुपए भी अगर आप एक साथ दे देते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा था। तो दुकानदारों ने 900 रुपए में अपने आप को रजिस्टर कराया है, साल के 900 रुपए में। तो ये भी याद रखिए कि ये जो 4 लाख रजिस्टर्ड है इसमें से 900 कितने दिए। अब तीसरी बात ये है कि वही आप सारिफ का गला पकड़ लेते हैं
तो आपने क्या किया कि आपने कहा दुकानदारों को कि यार अगर तुम रजिस्टर नहीं होगे तो हम मैन्युफैक्चरर्स को कहेंगे कि तुमसे 4% ज्यादा सेल टैक्स ले। उन्होंने कहा ले ले। मैन्युफैक्चरर ने 4% ज्यादा सेल टैक्स लिया और वो कीमत पास ऑन कर दी अवाम को। तो अवाम तो पैसे दे रही है, सेल टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं देते, सेल टैक्स जो है वो कंज्यूमर देता है। तो आपने कंज्यूमर से तो इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया, शैम्पू साबुन दीगर चीजें महंगी कर दी, लेकिन आप दुकानदार से फिर भी टैक्स नहीं ले सके। और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार कोई स्कीम कर देंगे, चलो ताजिर दोस्त नहीं कोई और नाम से कर देंगे। और अगेन दे इवेंचुअली हैव टू गो बैक टू द स्कीम दैट आई इंट्रोड्यूस्ड व्हिच इज अ फ्लैट टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल दुकानदार, तो उसके बाद फिर अलग अलग दुकान के नौयत के हिसाब से टैक्स चेंज करें। सही, और वो भी इंतहाई कम टैक्स था। जुनैद, दो चीजें, एक तो आप सवालात भी करते रहे, नाउ यू ऑन द अदर साइड एज वेल। ये इक्विटेबल टैक्स की हम बात करते हैं तमाम शोबों पे हो, और ये इनकम टैक्स की बात करें, ये नहीं है कि सेल्स टैक्स है या इनपुट पे कोई टैक्स है जो आप कंज्यूमर से इन दी एंड ले लेते हैं। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरा भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पाकिस्तान का अभी भी जो हमारा अपना एक लो एवरेज था 5 से 10 साल का, जो 14.5-15% के था, उससे भी हमने कम किया। वी आर एट 13.4%। हम जब मिसालें देखते हैं अपने रीजन में ही, श्रीलंका इज 23%, वियतनाम 31%, इंडिया 31%, बांग्लादेश 31%। तो जहां पे बिजनेस कम्युनिटी, जैसे आरिफ साहब कह रहे हैं कि यार सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है और काम चलना शुरू हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वही हमारा 13 से 15% के दरमियान रहता है। क्या वजह है इसकी? दोनों सवालों का मैं आपका जवाब देता हूं। पहला आपका सवाल है कि टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। जिस तरह मिफ्ता साहब ने बताया, तकरीबन 22-23% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है, 20% के करीब इंडस्ट्री है और तकरीबन 55 से 60% सर्विसेज है। इंडस्ट्री 20% होने के बावजूद 70% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन जमा कराती है और बाकी जो सर्विसेज सेक्टर है वो 30 कराती है, एग्रीकल्चर 0.1% कराती है। पिछले साल एग्रीकल्चर ने जितना टैक्स दिया उतनी तो यहाँ पर आरिफ साहब और मिफ्ता साहब की कंपनीज ने मिला के उससे ज्यादा टैक्स दिया होगा, 4-5 बिलियन का। एंड द अदर नंबर आस्क्ड टू योर क्वेश्चन व्हाई 55% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस are agriculturalists. I think the answer is right there. जो second आपका सवाल है कि investment to GDP ratio. First of all, investment is an outcome. जैसे आरिफ साहब ने भी कहा, जब पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% है और इसके बिलमुकाबिल सिंगापुर में इससे कम है, आई थिंक इन द हाई टीन्स है, उसके बाद अगर आप एक कंपनी बनाते हैं फॉर्मल और आप एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेट्स से आप एक सीमेंट कंपनी है, अब आप एक होल्डिंग कंपनी बनाते हैं, तो जब आप अपनी ऑपरेटिंग कंपनी से होल्डिंग कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अब आप होल्डिंग कंपनी के मालिक हैं या शेयर होल्डर हैं स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल, अब आप तक जब डिविडेंड आता है फिर से टैक्स है, तो वो नेट नेट जो मिफ्ता साहब ने कहा 60% बन जाता है। तो एक तरफ एक अवाम के लिए, सैलरी क्लास के लिए 35% के करीब टैक्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इफेक्टिवली लार्ज ग्रुप्स के लिए 60% टैक्स है और बाकी जो पूरी अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है उसके लिए माफी है। तो जो बाहर से बड़ा इन्वेस्टर आएगा वो क्यों इतना हाई टैक्स रेट पे करेगा? उसको इन एक्सचेंज क्या मिल रहा है? उसको इन एक्सचेंज लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद खर्चा करना पड़ेगा, उसको इन एक्सचेंज रीजन की सबसे महंगी एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है, एंड और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान है वो उस पर आती रहेगी। सो रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्टमेंट इज एन आउटकम। आप वन विंडो ऑपरेशन खोल दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आ जाएंगे। अब ये टेबल स्टेक्स है दुनिया में, अब कंपनी 5 मिनट में रजिस्टर होती है दुनिया में। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तमाम डिजिटली मैकेनिज्म बने हुए, वो पैसे को अंदर लाते हैं वापस ले जाते हैं। फिर शहजाद आप पैसे ले तो आए, अब आपने पैसे वापस लेके जाने हैं, आपने प्रॉफिट रिपैट्रिएट करना है, डिविडेंड रिपैट्रिएट करना है, आप नहीं कर सकते। आपका प्रोजेक्ट नहीं चला, आप चाहते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, इसमें नुकसान हुआ है, मेरा 50% कैपिटल बच गया, मैं वापस निकालना चाहता, आप नहीं निकाल सकते। आप ताबे हैं जब स्टेट बैंक आपको इजाजत देगा। हाँ, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं तो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको इंपोर्ट्स वगैरह पे या रेमिटेंस पे बाहर पैसे निकालने के लिए मिल जाएंगे। तो एक फॉरेन, मैं अगर प्लस अब तो पिछले 1-2 साल से फिस्कल डिसिप्लिन है और करंट अकाउंट का डिसिप्लिन है। जब ये दोनों डिसिप्लिन नहीं होते तो करेंसी भी गिर रही होती है। तो अगर मैं एक बाहर बैठा फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मुझे टैक्स रेट दुनिया का सबसे हाईएस्ट देना पड़ रहा है, बिजली की रेट दुनिया का सबसे हाईएस्ट देना पड़ रहा है, करेंसी की स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है हर कुछ साल बाद जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्प्री पे या इंपोर्ट्स को खुला छोड़ देती है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मुझे खुद अपना ख्याल करना पड़ेगा। तो जनाबे वाला आप मुझे बताएं
कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट इज एन आउटकम जी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, पहले तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही आएगी। यही बात है, अगर आपने 30 साल पहले की होती तो शायद ना इतना बड़ा एम्पायर मिफ्ता साहब का होता, ना आरिफ हबीब साहब आपकी बात सुन के इन्वेस्ट करते इस मुल्क में। लेकिन जी जी फरमाइए, जी जी प्लीज। छोटा सा पॉइंट, अब आगे जाके प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम सर पे खड़ा है, राइट। 20 कंपनीज हुकूमत चाहती है कि वो उसको प्राइवेटाइज करे। आरिफ हबीब साहब यहाँ पर हैं, मिफ्ता साहब हैं, ये बड़े नॉन रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, कंग्लोमरेट्स हैं, वही इन्वेस्ट करेंगे ना। बाहर से तो कोई उठ के गोल्डमैन सैक्स लेड कंसोर्शियम नहीं आ जाएगा कि जी हमने आके पाकिस्तान में खरीदनी है चीज जी। तो इनको कितने नफलों का सवाब है कि वो ये कंपनीज खरीद के अपने ग्रुप में लें और उस पर इफेक्टिव 50-60% टैक्सेशन दें। तो आप ये सोचें कि वो कंपनीज को कितनी जल्दी इनको टर्न अराउंड करना पड़ेगा और कितनी प्रॉफिटेबल होंगी वो कंपनीज कि 60% टैक्स देकर भी घर में कुछ बच जाएगा। सही। मैं ये कह रहा था, अगर ये बातें आपने 30-40 साल पहले की होती मायूसी वाली, तो शायद आरिफ हबीब साहब इतना बड़ा एम्पायर ना बना सकते, ना मिफ्ता इस्माइल साहब। बट ऑब्वियसली इस जैसे लोग हैं, लकी ग्रुप है, निशाद ग्रुप है, जो काम कर रहे हैं। तो आरिफ साहब, इतने टैक्सेस, इतने लॉ एंड ऑर्डर के इशूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, फिर भी आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो हम देखें इन परसेंटेज, तो इतना ज्यादा नहीं है। क्या वजह है? कहते हैं वेयर देयर इज हाई रिस्क देयर इज आल्सो हाई रिटर्न, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। सर, अगर सच बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी बरकत है, हमने तो और भी जगहों पर ट्राई किया, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में जितनी बरकत है कहीं और बरकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग जो है वो शोर मचाते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि 2024 जो है मेरे कैरियर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज जो है वो बेहतरीन साल रहा है। पाकिस्तान ने, स्टॉक मार्केट ने अच्छा किया, दूसरी इंडस्ट्रीज ने जो है वो अच्छा किया। और अब ये जून के आप रिजल्ट्स आप देखिएगा हमारी ग्रुप कंपनीज के, तो हम इतना ज्यादा जो है वी आर वेरी हैप्पी और अल्लाह का शुक्र जो वो अदा करते हैं। हम जो मुझे ये समझाइए ये कैसे, क्योंकि पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था 2024 आप कह रहे हैं कि आपके करियर का बेहतरीन साल रहा है। हमने तो पाकिस्तान की मईशत में ऐसे साल भी देखे जहां ग्रोथ 6% रही है या उससे ज्यादा रही है। इस साल अगर चले 2.5% ग्रोथ मान भी लें तो कैसे रहा है? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि अभी तक लोगों की जो इनकम है, टैक्सेस ज्यादा है, डिस्पोजल इनकम इतनी नहीं है, तो फिर कैसे हुआ है ये पॉसिबल? तो देखिए, और जब हम ये बात कहते हैं कि बेस्ट रहा है, तो टैक्स भी जो है वो लाइफ का सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। यानी कभी इतना टैक्स जो है वो नहीं दिया, टैक्स रेट जो है वो। लेकिन अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरा टैक्स बढ़ा, तो हम ये दुआ करते हैं टैक्स बढ़ा का मतलब ये होता है कि उसका मतलब है कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा टैक्स जो है वो बढ़ेगा। लेकिन टू बी फेयर विद पाकिस्तान, आई थिंक पिछले कुछ साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। हम लोग जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट की जो है वो नहज पे पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हम जो है वो रिकवर किए। फिर ये एक जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला जो है वो बहुत एक्यूट था, और ये मिफ्ता साहब ने ही एक जो है वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया कि आवर इंपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स एंड रिमिटेंसेस। वो बहुत ही कामयाब तरीके से जो है वो चला और अभी तक चल रहा है, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है और हम मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए, इतना ये कुछ होने के बाद भी आई थिंक स्टेट बैंक को भी जो है वो क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने डेट सर्विसिंग जो है वो मार्केट से डॉलर्स खरीद के किया है, वो बोरोइंग करके नहीं किया। यानी बोरोइंग जो है वो बहुत, क्योंकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि वो बोरोइंग जो है वो कमर्शियल मार्केट से मिलती ही नहीं थी, तो मार्केट से जो है वो $7 to $8 बिलियन उन्होंने मार्केट से उठाया। जी हाँ। और शहजाद, आपको तो पता है जिनका जो है वो ये जो रिमिटेंसेस रुके थे ना मिफ्ता साहब के ज़माने में, और उस वक्त जो है डिफ़िकल्टी की वजह से, और उनको जो है वो लेट जो है वो पेमेंट हुई, उन्होंने किलिंग की। उनको अलाउ किया कि भाई आप जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 22% पे जो है वो इन्वेस्ट कर दें, और रुपया वो उस पीरियड के अंदर स्टेबल रहा था। वो डॉलर टर्म्स में उन्होंने 22% जो है पाकिस्तान से जो है वो कमा के ले गए, और उनको ये भी अलाउ किया कि अपने अपने शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर दें। मार्केट उसके पास जो है वो 150% बढ़ गई, और जब उनके पास अभी पड़े हुए हैं शेयर तो वो 2-2.5-3 गुना
डॉलर टर्म्स में ऊपर है। तो आप ये तो देखें ना कि पाकिस्तान में जो है पिछले 1-2 साल के अंदर जो हुआ, तो अभी हम इसको कंपेयर भी कर रहे थे। आरिफ साहब, मैं आपकी बात से सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा। आपको 20 साल से जानता हूं, माशाल्लाह से यू आर एन इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन देखें आरिफ साहब, अच्छी इकोनॉमी वो होती है जहां पर देखें आपकी तो पैदाइश स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे हुई, तो रिस्क टेकिंग यू अंडरस्टैंड ऐसी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी के जिसमें वो लोग जो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले सके वो आए। इट्स जस्ट लाइक अगर डेट सिक्योरिटी, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जितनी बुरी रेटिंग होती है उसमें उतना ज्यादा आपको हाईएस्ट यील्ड मिलती है। तो लेट्स ऑल्सो बी ऑनेस्ट, कितने ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में या कितनी कंपनीज हैं जिनका $1 बिलियन का रेवेन्यू है पाकिस्तान में, या कितने ग्रुप्स हैं 80 साल की हमारी इस एग्जिस्टेंस के बाद जो कि $1 बिलियन मार्केट कैप के ग्रुप्स हैं। आई एम सो प्राउड आरिफ साहब जो आपने बनाया है और जो बाकी ग्रुप्स का शहजाद ने नाम लिया, बट ये ना होना कि हम एक उंगली पे गिने और वो ग्रुप्स मुकम्मल हो जाएं। होना ये चाहिए इकोनॉमी वो अच्छी होती है जिसमें बहुत बाहर से भी लोग आए और अंदर से भी लोग आए। ये ना हो कि सिर्फ वो जो मोस्ट स्किल्ड, मोस्ट रिस्क टेकर्स हों वो ही जीत सके। मुझे मेरे आई एम सॉरी, मैं आपकी कथा कलामी नहीं करना चाहता, बट 100% मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। और जब हम जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं और हम जब अपनी रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, तो आजकल पता है हम क्या कहते हैं? हम पॉलिसी मेकर्स को कहते हैं कि देखिए हम तो काम कर रहे हैं ना, तो हम तो ऑलरेडी यहाँ कमिटेड हैं, ठीक है ना, कमिटेड हैं, तो हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं। आप हमसे जो है ज्यादा टैक्स भी ले लेंगे, हमको कम भी वो होगा, तो हम तो अपना गुजारा जो है वो कर लेते हैं और जो कोई चैलेंजेस आती है उनको कर लेते। तो हमें तो जो पॉलिसीज को जो है वो इम्प्रूव करना है, वो इसके लिए करना है कि नए लोग जो हैं वो इसके अंदर आए। जो इतना हमारी इसका देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इज विक्टिम ऑफ परसेप्शन जो है, वो नेगेटिव परसेप्शन जो है।